हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। अगर आप भी इस साल अपना स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन के बार बार रूल चेंज आपको भी परेशान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप साल 2025 के अंदर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए प्लान आउट कर रहे हो या साल 2024 के लिए प्लान आउट कर रहे थे पर किसी रीज़न की वजह से आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पाया है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कंट्री जहां पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो फर्दर स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप जा सकते हो। वो कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपको पाथवे ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप अपनी अगर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान आउट कर रहे थे साल 2024 में, 23 में, 21 में या 22 में, तो आप वहाँ पर एक साल की स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र लेके आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो। वो भी आप अपने सेकेंड ईयर की स्टडी को वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना एक साल ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी बचा लेते हो। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या न्यूजीलैंड जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही कंट्री सेम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करती है, सेम तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है एक ऐसी कंट्री को चूज़ कर पाना जहाँ पर वो रिस्क फ्री जा सकता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही इनटेक्स अवेलेबल रहते हैं, जो रहता है फ़ेब, जुलाई और नवंबर। जबकि बच्चे को न्यूजीलैंड में मल्टीपल इनटेक्स की ऑप्शंस मिल जाती है। अगर आप चाहो फ़ेब में अप्लाई करना है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, नवंबर है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफरेंट इनटेक्स भी बच्चों को ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इनटेक को चूज़ कर सकता है और बच्चा अपना टाइम सेव कर लेता है। अगर हम बात करें गैप की, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ रिसेंट पास आउट स्टूडेंट्स लेता है। हाँ, अगर हम मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो मास्टर्स के लिए मिनिमम 2 इयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है विद सैलरी। यस, अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो, सैलरी इन अकाउंट ले रहे हो, सिर्फ उसी ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर ही आप अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम ग्रेजुएशन के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन के लिए आपका रिसेंट पास आउट होना ही ज़रूरी है। जबकि न्यूजीलैंड कंट्री आपको ऑप्शन दे देती है, अगर आप 23 पास आउट हो, 22 पास आउट हो, आप किसी मेडिकल रीज़न की वजह से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए हो, या आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, या किसी अदर रीज़न की वजह से आपकी स्टडी में गैप आ गया है, आप उसके बाद भी न्यूजीलैंड जा सकते हो अपनी बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ बैचलर वालों के लिए 3 साल की ही डिग्री ऑप्शन अवेलेबल है और 2 साल की मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है। जबकि अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड में बच्चा 2 साल की डिग्री भी कर सकता है, 3 साल की डिग्री भी कर सकता है, और मास्टर्स के लिए भी अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में 1 साल से लेके 18 महीने, 24 महीने, यानी कि पूरे 2 साल तक की भी मास्टर्स अवेलेबल है। तो आप अपना टाइम भी न्यूजीलैंड में सेव कर सकते हो। आप 2 साल की स्टडी के लिए जाओ, वहाँ पर डिग्री को कंप्लीट करके भी आपको न्यूजीलैंड में 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। आप चाहे 1 साल की मास्टर्स के लिए जा रहे हो, 2 साल की बैचलर्स के लिए जा रहे हो, 3 साल की बैचलर्स के लिए जा रहे हो, या 2 साल की मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हो, उसके बाद जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलने वाला है वो 3 इयर्स का ही मिलने वाला है। जबकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम मेन सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पर आपके लिए 2 इयर्स का वर्क परमिट अवेलेबल रहता है। अगर हम रीजनल एरिया की बात करें तो वहाँ पर ही बच्चे को 3 साल का या 4 साल का वर्क परमिट अवेलेबल रहता है। अगर मैं इसके ओवरऑल प्रोसेस की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो ओवरऑल प्रोसेस है दैट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, क्योंकि पहले आपका ऑफर लेटर आएगा, फिर उसके ऊपर कंडीशंस लगी होती हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ वालों को अपने फाइनेंशियल्स भेजने होते हैं, वो आपके इनकम डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं, आपका इंटरव्यू लेंगे। और अगर मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स की इनकम, अगर कोई सिंगल पेरेंट स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी 10 लाख एनुअल इनकम नहीं है, या अगर डबल पेरेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी अप टू 50 लाख तक की अगर एनुअल इनकम नहीं है, तो वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चा अपना टाइम भी ख़राब कर लेता है ऑस्ट्रेलिया जाने के चक्कर में। जबकि मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड में आपका ऑफर लेटर आएगा, उसके बाद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
आपको कोई फाइनेंशियल क्लियरेंस नहीं करवाने पड़ते किसी इंस्टीट्यूशन से, कोई जीटी राउंड नहीं क्लियर करना है। आपको जस्ट अपना ऑफर लेटर लेना है, उसके बाद आप स्ट्रेट अवे जाकर आप अपनी वीज़ा सबमिशन का जो काम है वो पूरा कर सकते हो। और वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑफर लेटर से लेके टिल द वीज़ा, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ये 4 महीने का बड़ा इजीली प्रोसेस चला जाता है, क्योंकि 2 महीने तो यूनिवर्सिटी वाले आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यानी कि सीओई ही रिलीज करने में लगा देते हैं, और इतने में तो बच्चा न्यूजीलैंड में अपना स्टडी वीज़ा लेके वहाँ पर ट्रैवल भी कर लेता है। अगर हम इसके ओवरऑल एक्सपेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो बिफोर द वीज़ा बच्चे का एक्सपेंस आ जाता है वो समवेयर अराउंड $18,000। अगर मैं 50% ऑफ द फीस की बात करूं, क्योंकि $36,000 बच्चे की फ़ीस रहती है। अगर बच्चे को अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वेल इन अ गुड है, अदरवाइज बच्चे को 50% ऑफ द ट्यूशन फीस यानी कि $18,000 ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। उसके अलावा बच्चे का ओवरसीज़ हेल्थ कवर रहता है, यानी कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस है जो बच्चे को पे करना है। वीज़ा तक पहुंचते पहुंचते बच्चा अपना 40 लाख तक का एक्सपेंस जो है वो कर लेता है। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती है बच्चे को अपना वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसकी इमिग्रेशन फ़ीस की बात करूँ तो $1,600 तो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन फ़ीस रहती है। उसके बाद बच्चे ने अपनी ट्यूशन फ़ीस पे करी है, बच्चे ने अपना इंश्योरेंस पे करा है, फुल मेडिकल के लिए गया बच्चा, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो एक्सपेंस है वो 40 लाख तक चला जाता है बिफोर द वीज़ा। अगर यही मैं आपसे न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड में आपका टिल द वीज़ा आपका मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंस है, जिसमें आपकी $850 न्यूजीलैंड इमिग्रेशन फ़ीस आ जाती है, 2600 रुपये आपके मेडिकल के आ जाते हैं, और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपेंस है बिफोर द वीज़ा वो बहुत ही कम आ जाता है। अगर हम ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम की बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया का जो ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 to 4 मंथ्स का है, जबकि मैं न्यूजीलैंड के ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो बच्चा 2 से ढाई महीने के बीच में बड़ा इजीली अपना ऑफर लेटर से लेके अपनी वीज़ा अलॉटमेंट, वीज़ा अप्रूवल तक जो आपका पूरा का पूरा ओवरऑल टाइम फ्रेम है वो 2 से ढाई महीने के बीच में आ जाएगा, क्योंकि जो न्यूजीलैंड में एक्सपेंस रहता है वो सारा कुछ आफ्टर द वीज़ा रहता है। पहले वीज़ा ऑफिसर आपको अप्रूवल ग्रांट करेंगे, आपका अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही वो आपको उस अप्रूवल लेटर के ऊपर लिखा होगा कि आपको ट्यूशन फीस पे करनी है, लिविंग एक्सपेंस पे करना है या नहीं करना है, उस अप्रूवल लेटर के ऊपर लिख के आएगा। अगर हम इसके ओवरऑल एक्सपेंस की बात करूँ तो यस, ये आपको 25 लाख के आसपास चला जाता है, क्योंकि जिसमें 25 लाख रुपीज़ में जिसमें आपका 1 ईयर का ट्यूशन फीस और 1 ईयर का वहाँ पर पूरा का पूरा लिविंग एक्सपेंस आ जाता है। अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया फुल ईयर की ट्यूशन फीस पे करके जाता है तो उसका ओवरऑल एक्सपेंस जो है वो 22 लाख तक चला जाता है, क्योंकि 20 लाख रुपीज़ तो बच्चे की 1 साल की ट्यूशन फीस आ जाती है। अगर दोनों ही कंट्रीज़ की बात करूँ तो दोनों ही कंट्रीज़ जो है वो बच्चे को ऑप्शन देती हैं $10,000 तक की स्कॉलरशिप को लेने के लिए। वो आपके एकेडमिक, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मार्क्स जो है वो लेके आ रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी स्कॉलरशिप जो है वो ग्रैब कर पाते हो। अब बहुत ही ज़्यादा मेजर रीज़न रहता है बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कि हमारे स्पाउस का कैसे, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला बच्चा अपने स्पाउस को लेके जा नहीं सकता है, और अगर हम मास्टर्स वाले की बात करें तो मास्टर्स में स्पाउस को सिर्फ और सिर्फ वही साथ लेके जा सकता है जिसके स्पाउस के पास खुद के पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो वही अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता है। जबकि अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो यस, न्यूजीलैंड में भी बच्चा है अपने मास्टर्स के लिए ही अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता है, या अदर कुछ ग्रीन लिस्ट कोर्सेज है जिसके अंदर बच्चा अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता है। और न्यूजीलैंड के केस में स्पाउस की क्वालिफिकेशंस का ऐसा कोई मैटर नहीं है, आप 10 पास आउट हो, 8 पास आउट हो, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपके पास डिग्री है या नहीं है, ये डजंट मैटर, क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो स्पाउस को वीज़ा ग्रांट करती है वो स्पाउस का वीज़ा रहता है आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के ऊपर। आपका जितना अच्छा रिलेशन, आप जितने अच्छे तरीके से उसको जस्टिफिकेशन दे सकते हो, आप उतने ही अच्छे वे में अपनी फाइल को रिप्रेजेंट करके अपने स्पाउस का वीज़ा ले सकते हो। दोनों ही कंट्रीज़ में आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हो। तो जो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हाँ, हम अपने स्पाउस को साथ लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप दोनों कंट्रीज़ के लिए आपके स्पाउस जो है वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, आप ले सकते हो। बाय एनी चांस आपको ये रहता है कि हाँ ठीक है, हम हमारा जो स्पाउस है वो कम क्वालिफाइड है,
वो अप्लाई नहीं कर सकता है, तो आप एक न्यूजीलैंड के साथ भी उसको अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छी कंट्री है, बहुत ही सेफ, साउंड और क्राइम फ्री कंट्री है, सेफेस्ट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करती है। और वीज़ा सक्सेस रेट की भी बात करूँ तो आज की डेट में न्यूजीलैंड का वीज़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेशो में चल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के लिए। और अगर मैं गैप्स की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ रिसेंट पास आउट ही बच्चा जो है वो अपनी फाइलिंग लगा सकता है, जबकि अगर कोई बच्चा न्यूजीलैंड में फाइलिंग करता है तो उसके पास गैप है, गैप जस्टिफिकेशन है, तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में एक बार रिफ्यूज़ल लेने के बाद आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हो। जब तक आपके पास नया COE नहीं आता है, इंस्टीट्यूशन वाले नहीं देते हैं, तब तक के लिए आप अपना नया वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। और सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो 1% ही पॉसिबिलिटी रहती है किसी बच्चे के पास नया COE आने की। और वहीं अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, अगर आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ की रिजेक्शन है, आप उसकी जस्टिफिकेशन इमिग्रेशन को देके चलते हो, तो आप न्यूजीलैंड में विद द रिफ्यूज़ल भी आप अपना अप्लाई कर सकते हो। डजेंट मैटर आपके पास किसी कंट्री से 1 रिफ्यूज़ल है या किसी कंट्री से 7 रिजेक्शन है, आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। और रिस्क फ्री है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है इसको ओवरऑल प्रोसेस में लेके आने के लिए। क्योंकि टिल द वीज़ा की अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया में अगर 50% फीस के साथ जा रहे हो तो आपको 40 लाख तक का एक्सपेंस है। अगर न्यूजीलैंड की बात करूँ तो टिल द वीज़ा जो आपका ओवरऑल एक्सपेंस जाने वाला है वो मैक्सिमम 50,000 है। वैसे तो बिलो 50,000 हो जाता है स्टूडेंट वीज़ा वालों का, बट डॉलर फ्लक्चुएशन है तो मैक्सिमम ही 50,000 रुपीज़ तक ये रहता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए या न्यूजीलैंड अप्लाई करना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर आपको कोई क्रेडिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप दिए गए हमारे नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो या आप हमारे ऑफिसेज़ में विज़िट करके अपनी क्वेरी को रिज़ॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।